हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित एजुसेट केस लाइव टेलीकास्ट में। मैं अनिल रावत, लेक्चर बायोलॉजी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अनंतपुर फरीदाबाद, आपके लिए इस लेक्चर में लेके आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15 बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके कि बायोडायवर्सिटी क्या होती है, लेवल ऑफ बायोडायवर्सिटी क्या है, बायोडायवर्सिटी के लॉसेस क्या क्या होते हैं और बायोडायवर्सिटी वर्ल्ड और इंडिया में क्या क्या है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो बायोडायवर्सिटी का लॉसेस हो रहे हैं उसके क्या कारण हैं, कॉजेज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉसेस। उसके बाद पढ़ेंगे कि हमें बायोडायवर्सिटी को कैसे कंजर्व करना चाहिए, क्यों कंजर्व करना चाहिए, व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडायवर्सिटी, क्यों कंजर्व करना चाहिए, एंड हाउ डू वी कंजर्व बायोडायवर्सिटी, कि हम बायोडायवर्सिटी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे इन सीटू कंजर्वेशन और पढ़ेंगे एक्स सीटू कंजर्वेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। कॉजेज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस। जो बायोडायवर्सिटी होती है उसके लॉस होने के, खत्म होने के क्या क्या कॉजेज होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं। देयर आर 4 मेजर कॉजेज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉसेज और इन्हें कहा जाता है द एबेल क्वार्टेट। तो 4 मेजर कारण होते हैं जिससे बायोडायवर्सिटी का लॉस हो रहा है। कौन कौन से 4 कारण है वो? फर्स्ट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। जहां वो रह रहे हैं उनका हैबिटेट खत्म हो गया है या वो छोटा हो जाए, तो ये पहला कारण है। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, कि जो रिसोर्सेज हैं हम उन रिसोर्सेज को एक्स्ट्रा यूज करें, कि हमारी जो नीड है, जरूरत है, वो गीड बन जाए हमारी। ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रिसोर्सेज का, उससे बायोडायवर्सिटी का लॉस होता है। थर्ड इज एलियन या एक्सोटिक स्पीसीज इन्वेजन, कि किसी इकोसिस्टम के अंदर कोई स्पीसीज बाहर से आ गई है और उसने वहां की जो नेचुरल हैबिटेट स्पीसीज है उसको खत्म कर दिया है, तो ये थर्ड कारण हो जाता है। एंड फोर्थ इज को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कि अगर एक स्पीसीज लॉस हो जाती है तो उसके साथ साथ जो डिपेंडेंट स्पीसीज है वो भी लॉस्ट हो जाती है। तो ये 4 मेन रीजंस है बायोडायवर्सिटी लॉसेस के, हम डिटेल में जानेंगे। फर्स्ट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ये क्या होता है जी? दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्शन। सबसे बड़ा कारण होता है प्लांट्स और एनिमल के एक्सटिंक्शन होने का, खत्म होने का। एग्जांपल देखते हैं इसके जी। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो 14% कवर करते थे लैंड सरफेस को। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जैसे हम पढ़ चुके हैं कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं सबसे बड़े प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। पहले 14% कवर करते थे लैंड एरिया को, बट अब ये घटकर केवल 6% एरिया रह गया है। तो इतना एरिया 14% से 6% एरिया रह गया, तो काफी एरिया कम हो गया। सेकेंड, अमेज़न रेन फॉरेस्ट called lungs of the planet is being cut and cleared for the cultivation of soybean and for conservation of grasslands for raising beef cattle। तो रेन फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, किस लिए काटा जा रहा है? सोयाबीन के कल्टीवेशन के लिए या ग्रेजिंग एनिमल्स के कल्टीवेशन के लिए। तो सोचिए 14% एरिया घट के 6% रह गया, इतना एरिया कम हो गया। तो उस जो एरिया घट गया उसमें जितने वाइल्ड एनिमल्स थे, वाइल्ड प्लांट्स की प्रजातियां थी, वो सारी नष्ट हो गई, क्योंकि उनके रहने के लिए जगह थी, जो हैबिटेट था वो हमने खत्म कर दिया। तो इसे हैबिटेट लॉस होने से स्पीसीज की डाइवर्सिटी है वो कम हो गई। और सेकेंड फैक्टर क्या है इसका? when large habitats are broken up into smaller fragments due to various human activities, mammals, birds requiring larger territories and certain animals with migratory habits are badly affected, leading to their population decline। सेकेंड है जी फ्रेगमेंटेशन, कि जो हैबिटेट थे उनके, हमने हैबिटेट को छोटा कर दिया, तोड़ दिया। मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, जिनको एक लार्ज स्पेस चाहिए, लार्ज टेरिटरी चाहिए उनके सर्वाइवल के लिए, हमने उसको कम कर दिया। कम कर देंगे तो सर्वाइवल का रेट होगा कम हो जाएगा, डेथ रेट बढ़ जाएगा।
जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं उनके लिए हमें ज्यादा एरिया चाहिए, ज्यादा टेरिटरी चाहिए, तो वो एरिया हमने फ्रेगमेंटेशन के दौरान घटा दिया, कम कर दिया, जिससे कि उनकी पॉपुलेशन जो थी वो बैडली अफेक्ट हुई और पॉपुलेशन कम हो गई। तो फ्रेगमेंटेशन से पॉपुलेशन हमने कम कर दी एनिमल्स की। द डिग्रेडेशन ऑफ मैनी हैबिटेट्स बाय पॉल्यूशन also threatens the survival of many species. Many have extinct in the last 500 years. जितना पॉल्यूशन अभी पर्यावरण में हमने कर दिया, चाहे वो हमारी डेवलपमेंट की वजह से हो रहा है, अदर एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है, उस पॉल्यूशन की वजह से भी हजारों स्पीसीज की डेथ हो रही है, वो सरवाइव नहीं कर पा रही हैं। और पिछले 500 सालों में बहुत सारी प्रजाति ऐसी हैं जो इस पॉल्यूशन के कारण खत्म हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं। तो ये देखा हमने कि हैबिटेट लॉस या फ्रेगमेंटेशन से कैसे जो एनिमल्स या प्लांट स्पीसीज हैं उनका लॉस हो रहा है। अगला फैक्टर है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है जो रिसोर्सेज होते हैं उनको ज्यादा यूज करना। ह्यूमंस हैव ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर, बट व्हेन नीड्स टर्न्स इनटू ग्रीड it leads to over exploitation of natural resources. हम लोग जो है जितने भी ह्यूमन है सारे, चाहे वो भोजन के लिए चाहे शेल्टर के लिए, हम डिपेंड करते हैं नेचर के ऊपर। बट जब हमारी जरूरत जो है, ये जरूरत हमारी ग्रीड बन जाए, लालच बन जाए, तो हम क्या होता है जो रिसोर्सेज होते हैं उसको ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, जरूरत से ज्यादा यूज करते हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन से भी जो स्पीसीज होती हैं, डाइवर्सिटी होती है, वो लॉस्ट होती है। मैनी स्पीसीज ऑफ स्टीलर्स शी काउ, पैसेंजर पिजन एक्सटिंक्ट इन द लास्ट 500 years ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस। तो एग्जांपल है स्टीलर्स सी काउ और पैसेंजर पिजन जो है उनकी प्रजातियां खत्म हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन इन लास्ट 500 years. Presently, many marine fish populations around the world are over harvested. ओवर हार्वेस्टेड हो रही है, हम ज्यादा हार्वेस्ट कर रहे हैं, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा फिशेस को हार्वेस्ट किया जा रहा है। एंडेंजरिंग द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ सम कॉमर्शियली इंपोर्टेंट स्पीसीज। और ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा तो जो इंपोर्टेंट स्पीसीज हैं फिशेस की, कॉमर्शियली जिनकी इंपोर्टेंस ज्यादा है, वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, एंडेंजर्ड होती जा रही है। एंडेंजर्ड का मतलब कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही रहा तो बाद में एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा होगा तो स्पीसीज का लॉस जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर है एलियन स्पीसीज इन्वेजन, कि कोई बाहर से, एलियन मतलब एक्सोटिक स्पीसीज की जो नेटिव लैंड के अलावा कोई बाहर से कोई स्पीसीज आ गई है। अगर कोई बाहर की स्पीसीज आ जाती है तो वो क्या करता है जी, when alien or exotic species are introduced unintentionally or deliberately, some becomes invasive and cause harmful impact resulting in extinction of the indigenous species. क्या किया कि सपोज कीजिए ये कोई हैबिटेट है, इस हैबिटेट के अंदर ये हैबिटेट है, नेचुरल स्पीसीज ग्रो कर रही है, पौधों जो भी प्लांट्स की स्पीसीज हैं। हमने क्या किया, ये कोई स्पीसीज है प्लांट की, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया इस हैबिटेट के अंदर, और ये क्या स्पीसीज कैसी कहलाई, एक्सोटिक स्पीसीज कहलाई। इस एक्सोटिक स्पीसीज के इन्वेजन के बाद क्या किया, इस स्पीसीज ने, प्लांट की ने, जो यहाँ पे नेचुरल स्पीसीज थी, नेचुरल हैबिटेट जिनका था, उसको इन्होंने ग्रोथ करने में रुकावट डाली। और ये स्पीसीज जो एक्सोटिक स्पीसीज थी, इसका ग्रोथ रेट ज्यादा था, तो पूरे रिसोर्सेज का इसने उपयोग किया, और जो नेचुरल हैबिटेट था वहां का, जो नेचुरल स्पीसीज थी, वो एक्सटिंक्ट हो गई। तो ये कहलाता है एलियन स्पीसीज या एक्सोटिक स्पीसीज इन्वेजन की वजह से नेचुरल हैबिटेट की स्पीसीज का लॉस हो जाना। इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग कि कैसे बाहर की कोई स्पीसीज आ जाती है, वो नेटिव स्पीसीज को लॉस करती है। नाइल पर्च, a large predator fish, were introduced in Lake Victoria, ईस्ट अफ्रीका में लेक है, वहां क्या किया, नाइल पर्च, एक बाहर से प्रीडेटर फिश डाल दी लाके, और इस नाइल पर्च ने क्या किया, कॉज एक्सटिंक्शन ऑफ एन इकोलॉजिकली यूनिक मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ
सिचुलेट फिश इन द लेक, जो उस लेक के अंदर फिश नॉर्मल रह रही थी, सिचुलेट फिश, इस नाइल पर्च के लेक में डालने के बाद इनकी संख्या, जो हैबिटेट फिश थी वहीं पे रहती थी, उसकी संख्या अचानक कम हो गई। तो एलियन स्पीसीज ने क्या किया, प्रेडेटर जो फिश थी नाइल पर्च, इसने जो वहां की लोकल फिश थी जो नेचुरल हैबिटेट में रह रही थी, उसने इसकी पॉपुलेशन को कम कर दिया। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, इन्वेजिव वीड स्पीसीज लाइक पार्थिनियम, जिसको कहा जाता है कैरेट ग्रास, लेंटाना एंड आइकोर्निया, जिसको वाटर हाइसिंथ कहते हैं, कॉज इन्वायरमेंटल डैमेज एंड पोज थ्रेट टू नेटिव स्पीसीज। तो ये जितनी भी स्पीसीज है, पार्थिनियम कह लो जिसको कैरेट ग्रास कहते हैं, लेंटाना या आइकोनिया, ये सारी एक्सोटिक स्पीसीज हैं। अब हम आसपास अगर जाते हैं, खेतों की तरफ घूमते हैं, तो देखते हैं सब जगह जो कैरेट ग्रास है, पार्थिनियम है, वो ग्रो हो रही होती है। ये यहाँ की नेटिव स्पीसीज नहीं है, ये भारत की नेटिव स्पीसीज नहीं है, किसी और देश से आई हुई स्पीसीज है, बट इसका ग्रोथ रेट इतना ज्यादा है कि इसने जितनी भी वहां की नेटिव प्लांट्स की प्रजातियां थी, धीरे धीरे उनको खत्म कर दिया और वहां पे इसकी डेवलपमेंट या ग्रोथ सबसे ज्यादा हुई। ऐसा ही आइकोनिया के मामले में देखते हैं, जिसको वाटर हाइसिंथ कहते हैं। ये प्लांट जब ग्रो करता है वाटर बॉडीज में, तो इतनी जल्दी पॉपुलेटेड होता है कि जो और प्लांट्स की स्पीसीज है उसको सप्रेस कर देता है, तो वहां की और स्पीसीज, नेटिव स्पीसीज हो जाती हैं, वो खत्म हो जाती हैं और धीरे धीरे ये आइकोनिया वहां ग्रोथ फुल स्केल में हो जाता है। तो ये है कि इनके एलियन स्पीसीज के आने से जो नेटिव स्पीसीज है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल है, द रीसेंट एग्जांपल इज ऑफ अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस गैपिनस इंट्रोड्यूस्ड इन एक्वाकल्चर पर्पसेस इज पोजिंग ए थ्रेट टू इंडिजिनियस कैटफिशेस ऑफ इंडियन रिवर्स। भारत की जो नदियां हैं उसमें जो वहां की नॉर्मली इंडिजिनियस स्पीसीज है, वहां नेटिव स्पीसीज है, वो कैटफिशेस हैं, बट जब अफ्रीकन कैटफिश का इंट्रोड्यूस कर दी जाती है रिवर्स के अंदर, तो ये अफ्रीकन कैटफिश के आने से जो नॉर्मल नेटिव फिशेज है वहां पे वो कम हो रही हैं और धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगी। तो ये हमने देखा कि कैसे कोई बाहर की स्पीसीज अगर नेचुरल हैबिटेट किसी दूसरे में आती है, तो वो जो नेटिव स्पीसीज होती हैं उसको लॉस कर देती है, एक्सटिंक्ट कर देती है। तो ये तीनों हमने फैक्टर देखे जो स्पीसीज का लॉस करते हैं या बायोडायवर्सिटी को कम करते हैं। फोर्थ फैक्टर है कोएक्सटिंक्शन। कोएक्सटिंक्शन क्या है? व्हेन ए स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज associated with it in an obligatory manner also become extinct। इसका मतलब क्या है कि सपोज कीजिए ये एक प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर ये एक इंसेक्ट है, डिपेंडेंट है, प्लांट के ऊपर एक इंसेक्ट है, ये इस प्लांट पर डिपेंडेंट है। अगर ये प्लांट की जो स्पीसीज है, ये प्लांट की स्पीसीज खत्म हो जाए, तो ये जो इंसेक्ट है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें रिलेशन कैसा है? ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है। और ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप क्या होता है कि ये इंसेक्ट जो है वो केवल और केवल इसी प्लांट पे सरवाइव कर सकता है फूड के लिए। अगर ये प्लांट खत्म हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, तो इंसेक्ट भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ये कहलाता है को-एक्सटिंक्शन। एग्जांपल देखते हैं, इफ द होस्ट स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, ऑल दीज पैरासाइट एक्सक्लूसिवली फाउंड ऑन इट आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। कि अगर होस्ट स्पीसीज खत्म हो गई, एक्सटिंक्ट होगी, तो जितने भी पैरासाइट इस पे डिपेंडेंट थे वो सारे एक साथ खत्म हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। इन प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म, एक्सटिंक्शन ऑफ वन रिजल्ट इन द एक्सटिंक्शन ऑफ द अदर। कि जो प्लांट्स के मामले में देखा कि म्यूचुअलिज्म, दोनों एक दूसरे को, प्लांट और इंसेक्ट डिपेंडेंट होते हैं, इंसेक्ट वहां से पोलन ग्रेन लेते हैं और प्लांट्स का पॉलिनेशन होता है। अगर एक मान लो प्लांट का पॉलिनेशन करने वाले इंसेक्ट अगर खत्म हो जाते हैं, तो धीरे धीरे प्लांट्स भी खत्म हो जाएंगे, उनका पॉलिनेशन नहीं होगा, उनका आगे ग्रोथ नहीं होगी। तो एक स्पीसीज से ऊपर डिपेंडेंट दूसरी स्पीसीज खत्म हो जाती है, यह कहलाता है को एक्सटिंक्शन। अब सवाल उठता है, व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडायवर्सिटी? हमने देखा कि क्या कारण है बायोडायवर्सिटी नष्ट हो रही है, लॉस्ट हो रही है। अब सवाल उठता है कि हमें क्यों बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। Reasons of conserving biodiversity is grouped in 3 categories। 3 कैटेगरीज में डाला गया इसको। पहला है द नैरोली यूटिलिटेरियन, मतलब
नैरोली वन होता है संकीर्ण, कि अगर हम छोटा फायदा देखें कि कम फायदा इसका क्या होगा। दूसरा है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, कि बड़े रूप से देखा जाए तो क्या फायदा होगा। थर्ड इज एथिकल इश्यूज, कि जो बायोडाइवर्सिटी है हमें मानवता के नाते क्यों बचाना चाहिए। जो 3 फैक्टर्स के बारे में हम चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं। फर्स्ट इज द नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स, कि भाई अगर छोटी विचारधारा की बात करें, छोटे फायदे की बात करें, तो बायोडाइवर्सिटी से हमें क्या फायदा होता है। ह्यूमन ड्राइव काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम नेचर फूड, जैसे सीरियल्स मिलते हैं नेचर से, पल्सेस मिलती हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, फायरवुड मिलती है, फाइबर मिलता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिलता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मिलते हैं जैसे टेनिन, लुब्रिकेंट्स, डाई, रेजिन्स, परफ्यूम्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ मेडिसिनल इंपोर्टेंस। तो जो ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य है, वो प्रकृति से, नेचर से इन सारी चीजों को रिसीव करता है। चाहे वो भोजन की बात करें, चाहे वो इंडस्ट्रियल यूज होने वाले प्रोडक्ट की बात करें या मेडिसिन की बात करें, ये सारे प्रोडक्ट कहां से लेता है, नेचर से लेता है, प्रकृति से लेता है। मोर देन 25% ऑफ ड्रग्स currently sold in the market worldwide are derived from the plants, and 25,000 species of plants contribute to the traditional medicines used by native people around the world. 25% जो ड्रग्स हैं, दवाइयां हैं, वो करंटली कहां से वर्ल्ड वाइड यूज होती है, कहां से ली जा रही है, उनका एक्सट्रैक्शन प्लांट से किया जा रहा है। तो वर्ल्ड वाइड 25% ड्रग्स कहां से मिल रही है हम लोगों को, प्लांट से मिल रही है। और 25,000 स्पीसीज, 25,000 स्पीसीज प्लांट की हैं जो डायरेक्टली ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने में काम आती हैं। तो देखिए कि प्रकृति ने हमें कितनी सारी चीजें मुफ्त में दी हैं। हम खाना ले रहे हैं, हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ले रहे हैं और हम मेडिसिन ले रहे हैं। तो ये प्रकृति से चीजें हमें फ्री मिलती हैं। क्लियर है? ये है नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स, कि भाई हम छोटी अगर सोचें, छोटा फायदे की बात करते हैं, तो प्रकृति से हमें चीजें मिलती हैं। दूसरा एस्पेक्ट है द ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स, कि बड़ी अगर फायदे की बात करते हैं, प्रकृति से हमें बहुत ज्यादा मात्रा में फायदा क्या होता है। तो देखिए, बायोडाइवर्सिटी प्लेज ए मेजर रोल इन मेनी इकोसिस्टम सर्विसेज दैट नेचर प्रोवाइड्स। द अमेजन फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 20% of the total oxygen in Earth's atmosphere through photosynthesis. अमेजन फॉरेस्ट जो होते हैं वो पूरी धरती पर जो ऑक्सीजन है उसका 20% प्रोड्यूस करते हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले हैं अमेजन रेन फॉरेस्ट। तो सोचिए कि अगर हम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, एक सिलेंडर ऑक्सीजन का लगता है, उसकी कीमत का अंदाजा लगाइए, और उसके अंदर लिमिटेड ऑक्सीजन होती है, उसकी कीमत हजारों रुपए में होती है। तो सोचिए इन फॉरेस्ट से, प्रकृति से हमें इतनी ऑक्सीजन फ्री मिल रही है जिसका हमें कुछ भी पे नहीं करना पड़ रहा है। तो प्रकृति ने कितना बड़ा फायदा दिया हमें। सेकेंडली, पॉलिनेशन विदाउट विच प्लांट्स कैन नॉट गिव अस फ्रूट्स और सीड इज अनदर सर्विस इकोसिस्टम प्रोवाइड थ्रू पॉलिनेटर्स, बीज, बम्बलबीज, बर्ड्स एंड बैट्स। सेकेंड फायदा क्या है पॉलिनेशन का। जो पॉलिनेशन होता है किससे होता है, ये होता है बीज से, फ्लाइज से या बर्ड से। अगर सोचिए कितना बड़ा इकोसिस्टम ने हमें सुविधा उपलब्ध कराई है। अगर ये बर्ड्स, बीज या ये इंसेक्ट ना होते तो कभी भी प्लांट का पॉलिनेशन नहीं हो पाता। तो क्या हम इतने बड़े लेवल पे कुछ मैकेनिज्म बना पाते कि प्लांट्स का पॉलिनेशन हो जाता? तो ये असंभव होता। तो प्रकृति ने कितनी बड़ी सर्विस सुविधा हमें मुफ्त दे रखी है जिसका कोई भी चार्ज नहीं है। अगर ये पॉलिनेशन ना होता तो ना तो फल होते और ना ही सीड्स होते। थर्ड है द एस्थेटिक प्लेजर, जो खुशी हमें होती है ऑफ वॉकिंग थ्रू थिक वुड, वॉचिंग स्प्रिंग फ्लावर्स इन द फुल ब्लूम और वॉकिंग अप ए बुलबुल सॉन्ग इन द मॉर्निंग। हम बीमार होते हैं, डॉक्टर कहता है थोड़ा बाहर घूम के आओ, बाहर घूमा करो, प्रकृति के पास जाओ। प्रकृति से हमें आनंद मिलता है, मन को शांति मिलती है, एस्थेटिक प्लेजर, खुशियां मिलती है प्रकृति से। मानसिक तनाव हमारा दूर होता है जब हम जाते हैं
किसी बागान में घूमने के लिए, या हम जाते हैं उस बगीचे में जहां पे फूल खिले हुए हैं, या हमें सुबह सुबह बुलबुल का सॉन्ग सुनने को मिलता है, कोयल का सॉन्ग गाना सुनने को मिलता है, उसकी मीठी आवाज सुनने को मिलती है, हमारे मन को मानसिक जो तनाव होता है वो कम हो जाता है और खुशी और शांति प्राप्त होती है। सोचिए, इतनी बड़ी खुशी जो किसी भी चीज से हमें नहीं मिल सकती थी, वो प्रकृति ने हमें मुफ्त में दी है, जिसका हमें कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। तो क्वेश्चन है, कैन वी पुट ए प्राइस टैग ऑन सच थिंग्स? जो नेचर ने हमें सुविधाएं दे रखी हैं, क्या हम उसके ऊपर कोई प्राइस टैग लगा सकते हैं? क्या कोई कीमत निर्धारण कर सकते हैं या कोई कीमत चुका सकते हैं? तो आंसर होगा कि प्रकृति ने हमें बहुमूल्य सुविधाएं दी हैं, सौगात दी हैं, जिसका हम प्राइस टैग कभी भी नहीं लगा सकते। ये सारी जो चीजें हैं वो प्राइसलेस हैं, बेशकीमती हैं। एथिकल आर्ग्यूमेंट्स हमने पढ़ा ब्रॉडली, नैरोली। अब पढ़ते हैं एथिकल इश्यूज क्या हैं, क्यों हमें कंजर्व करना चाहिए बायोडायवर्सिटी को। एथिकल इश्यूज में पढ़ते हैं, फॉर कंजर्विंग बायोडायवर्सिटी रिलेट्स टू व्हाट वी ऑ टू मिलियंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो स्पीसीज विद होम वी शेयर द प्लानेट। जो प्लानेट जिस पे हम लोग रह रहे हैं, केवल हमारा प्लानेट ही नहीं है, हमारे साथ बहुत सारे एनिमल्स हैं, माइक्रो स्पीसीज हैं, प्लांट की स्पीसीज हैं, जो हमारे साथ इस प्लानेट को शेयर कर रहे हैं। हमें उनके लिए भी इस प्लानेट को, इस बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना है। फिलोसफिकली और स्पिरिचुअली वी नीड टू रियलाइज दैट एवरी स्पीसीज हैज इंट्रिंसिक वैल्यू। हर एक स्पीसीज का अपना एक अलग महत्व है। इवन इफ इट मे नॉट बी करंट और एनी इकोनॉमिक वैल्यू टू अस, चाहे किसी भी स्पीसीज की हमारे लिए कोई फायदा नहीं है, बट उसके बावजूद भी हर एक स्पीसीज वैल्यूएबल है इस प्रकृति के लिए, इस नेचर के लिए। वी हैव ए मॉरल ड्यूटी टू केयर फॉर देयर वेलबींग एंड पास ऑन अवर बायोलॉजिकल लीजेंसी इन गुड ऑर्डर टू फ्यूचर जनरेशन। हमारा फर्ज बनता है, मॉरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य बनता है कि जो हमें प्रकृति ने सुंदरता दी है, इतनी बहुमूल्य चीजें दी हैं, हमें ये चीजें अगले जनरेशन के लिए, अगली पीढ़ी के लिए बचानी है और उनको प्रदान करनी है। क्लियर? हाउ डू वी कंजर्व बायोडायवर्सिटी? कि हम अब तक पढ़ा कि बायोडायवर्सिटी के क्या क्या फायदे हैं। अब क्यों हम कंजर्व कर सकते हैं, कैसे कंजर्व कर सकते हैं, तरीके देखते हैं। व्हेन होल इकोसिस्टम इज कंजर्व्ड ऑल इट्स बायोडायवर्सिटी इज आल्सो प्रोटेक्टेड। कि जो इकोसिस्टम है, अगर हम उसको कंजर्व कर देते हैं, सुरक्षित कर देते हैं, तो पूरी बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्ट हो जाती है। दो तरीके हैं बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के। फर्स्ट इज इन सीटू कंजर्वेशन एंड सेकंड इज एक्स सीटू या ऑफ साइट कंजर्वेशन। क्या होता है इन सीटू, क्या होता है एक्स सीटू, डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू को कहते हैं ऑन साइट कंजर्वेशन। इसका मतलब क्या होता है जी? द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग बायोडायवर्सिटी एट ऑल लेवल्स बाय कंजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग द होल इकोसिस्टम इज कॉल्ड इन सीटू कंजर्वेशन। इसका मतलब हुआ कि जो बायोडायवर्सिटी के जितने भी लेवल हैं, जो हमने पिछली लेक्चर के दौरान पढ़े, चाहे वो स्पीसीज लेवल है, जेनेटिक लेवल है या इकोसिस्टम का लेवल है, हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं तो हम पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। ये इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। या दूसरे शब्दों में कहा जाए, इट इज द मेथड ऑफ कंजर्विंग ऑल द लिविंग स्पीसीज स्पेशली द वाइल्ड एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट एंड एनवायरमेंट। तो इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब हो गया कि जो भी स्पीसीज खतरे में हैं, जो भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं, उनको उनके ही नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करना, सुरक्षित करना इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। कंजर्वेशनिस्ट हैव आइडेंटिफाइड फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन सर्टेन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स रीजन्स विद वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। हॉटस्पॉट्स क्या हैं? बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स वो एरिया हैं प्रकृति के अंदर जहां सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। और ये हॉटस्पॉट्स हैं जितने भी, ये ही ज्यादा सुरक्षित नहीं हैं। जहां बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है,
वहां पे जो स्पीसीज है वो वहां पे पर्टिकुलरली रेस्ट्रिक्टेड है, वहीं ग्रो करती हैं। अगर वो एरिया, वो जगह लॉस्ट हो जाए या खत्म हो जाए तो वहां पे रहने वाली स्पीसीज खत्म हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो हमें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है उनको प्रोटेक्ट करना है, फाउंड इन द रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर। तो एंडेमिक स्पीसीज क्या है, जो केवल पर्टिकुलर हॉटस्पॉट्स में पाई जाती हैं और कहीं पे नहीं पाई जाती हैं, तो हमें उन हॉटस्पॉट्स को बचाना है। देयर आर 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो 34 बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स हैं। दीज हॉटस्पॉट्स आर आल्सो रीजन ऑफ एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस। तो यहां पे जितनी भी स्पीसीज हैं, बायोडाइवर्सिटी है ज्यादा पाई जाती है, तो यही सबसे ज्यादा लॉस, हैबिटेट लॉस के कारण हो सकते हैं। तो हमें इनको प्रोटेक्ट करना है उनके नेचुरल हैबिटेट में। इंडिया हैज 14 बायोस्फीयर रिजर्व, 90 नेशनल पार्क एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। भारत में इन सीटू कंजर्वेशन के लिए क्या किया, 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 90 नेशनल पार्क्स हैं और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जहां पर नेचुरल जो उनकी एनवायरमेंट था उसमें प्लांट्स को, एनिमल स्पीसीज को सेव किया हुआ है, बचाया हुआ है, जहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज काफी हद तक रेस्ट्रिक्टेड हैं। तो ये सब है इन सीटू कंजर्वेशन। क्लियर। सेक्रेड ग्रोव्स क्या होते हैं, व्हाट आर सेक्रेड ग्रोव्स, क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सेक्रेड ग्रोव्स आर ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट which have cultural and spiritual values for the tribal communities residing there। ये sacred groves कुछ ऐसी जगह होती है फॉरेस्ट में, कुछ पैचेस होते हैं फॉरेस्ट में जो ट्राइबल कम्युनिटीज वहां पे रहती है, उसके लिए काफी धार्मिक और आध्यात्मिक वैल्यू होती है उस जगह की। वहां पर डिफॉरेस्टेशन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। जो ट्राइबल्स होते हैं वहां पे कोई भी एक्टिविटीज है, पेड़ काटना जैसी जो बातें होती है वहां पे अलाउ नहीं होती है, वहां पे पेड़ नहीं काट सकते हैं। तो वो एरिया है, वो एक तरह से प्रोटेक्टेड एरिया है। रिलीजियस पर्पस की बात कर लो या स्पिरिचुअल पर्पस के कारण कह दो, बट वो प्रोटेक्टेड एरिया है और वो कहलाते हैं सेक्रेड ग्रोव्स। सेक्रेड ग्रोव्स हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ मैनी रेयर, थ्रेटेंड एंड एंडेमिक स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन द एरिया। तो जितनी प्लांट्स की, एनिमल्स की थ्रेटेंडेड, जिनको खतरा है या जो वहीं पे स्पीसीज पाई जाती हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। अब एग्जांपल देखते हैं। सेक्रेड ग्रोव्स फाउंड इन खासी एंड जैंतिया। ये हिल्स होती हैं, हिल्स हैं, पहाड़ियां हैं जो मेघालय में हैं, ये भी सेक्रेड ग्रोव्स हैं। अरावली हिल्स राजस्थान में है, वेस्टर्न घाट रीजन्स है कर्नाटका और महाराष्ट्र के अंदर, एंड सारगुजा, चंदा एंड बस्तर एरियाज है मध्य प्रदेश में। ये सारे के सारे सेक्रेड ग्रोव्स के एरियाज हैं। एग्जाम में भी पूछा जाता है इनके बारे में। इन मेघालय द सेक्रेड ग्रोव्स आर द लार्ज रिफ्यूजेस फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंडेड प्लांट्स। मेघालय में जो सेक्रेड ग्रोव्स हैं वो काफी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जहां पे बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज को, जिनको खतरा था खत्म होने का, वहां पे प्रोटेक्टेड अवस्था में है, जो वहां पे सेव्ड अवस्था में है। तो सेक्रेड ग्रोव भी एक तरह से प्रोटेक्शन देते हैं वाइल्ड लाइफ को। क्लियर। एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है। इन सीटू में हमने पढ़ा कि नेचुरल हैबिटेट जो उनका है वहीं पे कंजर्व करते हैं, बट एक्स सीटू कहलाता है ऑफ साइट कंजर्वेशन, कि उनको जो जगह थी जहां पे नेचुरल हैबिटेट वहां से लाकर कहीं दूसरी सुरक्षित जगह पे प्रोटेक्ट किया जाता है, वो कहलाता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन दिस अप्रोच थ्रेटेंडेड एनिमल्स एंड प्लांट्स are taken out from their natural habitat and placed in special setting where they can protected and given special care। तो एक्स-सीटू कंजर्वेशन में क्या हुआ कि जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको वहां नेचुरल हैबिटेट से लाया जाता है और एक प्रोटेक्टेड जगह पे उनको ग्रो कराया जाता है। ये कहलाता है एक्स-सीटू कंजर्वेशन। एग्जांपल है इसके जियोलॉजिकल पार्क्स, जू वगैरह देखते हैं हम लोग, वहां पे अलग अलग एनिमल्स रहते हैं। बॉटनिकल गार्डन, जहां पे अलग अलग जो वैरायटी के स्पीसीज हैं, प्लांट्स की ग्रो कराया जाता है। वाइल्ड लाइफ सफारीज हैं। सर्व दिस पर्पस देयर आर मेनी एनिमल्स दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड बट कंटिन्यू टू बी मेंटेन इन जूलॉजिकल पार्क्स। तो कुछ स्पीसीज ऐसी भी हैं जो वाइल्ड के अंदर जंगलों में नहीं पाई जाती, खत्म हो गई हैं, बट इनको जूलॉजिकल पार्क्स में प्रिजर्व रखा गया है, प्रोटेक्टेड रखा गया है। दूसरा देखिए, नाउ गैमीट ऑफ थ्रेटेंडेड स्पीसीज कैन बी प्रिजर्व इन द वायबल
एंड फर्टाइल कंडीशन फॉर द लॉन्ग पीरियड यूजिंग क्रायो प्रिजर्वेशन। अगला है क्रायो प्रिजर्वेशन। इसमें क्या करते हैं, जो एनिमल्स हैं जिनको खतरा होने का डर है, जिनको एक्सटिंक्शन का खतरा है, उनके गैमीट्स को प्रिजर्व कर लिया जाता है। ये कहलाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। कम टेम्परेचर में प्रिजर्व करते हैं इनको, जैसे लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व कर लिया, और बाद में एग को या जो उनका गैमीट होता है, मेल फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज कराया जाता है, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद, टिश्यू कल्चर के बाद, या तो पौधा तैयार किया जाता है या दूसरा एनिमल प्रोड्यूस किया जाता है। तो ऐसे भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं स्पीशीज को क्रायो प्रिजर्वेशन के द्वारा। सीड बैंक्स, सीड्स और डिफरेंट जेनेटिकली स्ट्रेन और कॉमर्शियली इंपोर्टेंट प्लांट्स कैन बी केप्ट फॉर लॉन्ग पीरियड इन सीड बैंक्स। अगला हो गया सीड बैंक। सीड बैंक के अंदर क्या है, जो भी स्पीसीज हैं प्लांट्स की, उनके जो सीड्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है कम टेम्परेचर पे, और आगे यूज के लिए, आगे अगर यूज करना हो तो वो काम में आ जाते हैं। तो ये सारे थे एक्स सीटू कंजर्वेशन के मेथड कि नेचुरल हैबिटेट से उनको एक आइडियल कंडीशन में प्रोटेक्ट किया जाता है। क्लियर? बायोडाइवर्सिटी नोज नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड इट्स कंजर्वेशन इज देयरफॉर ए कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द नेशंस। जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसकी कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है बायोडाइवर्सिटी के लिए कि अब ये चाइना शुरू हो गया, अब इंडिया शुरू हो गया, या पाकिस्तान शुरू हो गया, कोई और देश शुरू हो गया। एनिमल्स के लिए कोई बाउंड्री नहीं है। तो इस बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना केवल एक ही कंट्री की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि कलेक्टिवली सभी नेशंस की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। तो देखिए, द हिस्टोरिकल कन्वेंशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द अर्थ समिट, एक अर्थ समिट हुई रियो डी जेनेरो में 1992 में, जिसमें सभी देशों को बुलाया गया, और वहां पे ये पता चला गया कि कैसे हम बायोडाइवर्सिटी को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि सभी का फायदा हो। सेकंड है द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002 इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। 2002 में एक समिट हुई जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर, जहां पे 190 कंट्रीज थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और सभी ने प्लेज ली कि हमें एनवायरनमेंट को बचाना है, और ये हमें कंडीशन कब तक पूरी करनी है, 2010 तक पूरी करनी है। जो भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस है उसको कम से कम करना है। तो ये कोशिशें की गई कि बायोडाइवर्सिटी को किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत बहुत ही जरूरी है। तो बच्चों, इस चैप्टर में जितने भी कंटेंट्स थे आपने अच्छे से समझ लिए होंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, होपफुली। थैंक यू।